अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। सुबह सुबह हम जो सलाम करते हैं ना, हाँ। उसके हवाले से मैंने एक जगह चेक किया, मतलब मेरे सामने एक रिपोर्ट आई कि स्वीडन का एक शहर है, उसमें उन्होंने कानून बना दिया है कि हर शख्स एक दूसरे को हेलो कहेगा। कानून बना दिया है उन्होंने भाई कि, और वो कहते हैं उसकी वजह क्या है कि इससे आपके दरमियान एक हमाहंगी बढ़ती है, पॉजिटिव जज्बात बढ़ते हैं। ये भी अच्छा, अब चूंकि वेस्ट ने कह दिया है तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन अवैस, ये तो आप ज़हन में रखें कि आपकी तो एक ऐसी जगह पे टूर लगा था जहाँ पे के ईस्ट साइड था वो टेक्निकली, और उधर ये आदत लोगों में पहले से थी। अब गैस करें कौन सा मुल्क था? कौन सा मुल्क था? ये तो आप बताएंगे। तुर्की? इराक। इराक, हाँ इराक में। नाज़रीन, हर बंदा चाहे वो आपको जाने ना जाने, गुजरते हुए मर्द औरत जो भी, अस्सलाम वालेकुम। और ऊंचा सीन ये है कि हमारे पास तो चूंकि हम वेस्ट में देखते हैं कोई चीज हुई है तो हम फौरन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई सलाम करो। अगर एक दरख्त जो है उसके दरमियान से, मतलब तुम गुजर रहे हो इस तरह कि तुम्हारे दरमियान एक दरख्त आ गया, तो जब उससे आगे बढ़ो तो फिर सलाम करो। मतलब उन्होंने उसकी ताकीद की, ये नहीं कि आप मतलब वो काम एग्जैक्टली कर रहे हो, लेकिन उन्होंने उस चीज को इनकरेज इतना किया है कि एक दूसरे से सलाम करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल, और सलाम में पहल करना भी कहा है जी, तो सलाम में पहल करना भी जो है वो अफजल है। सलाम है भाई, पाकिस्तानी सलाम है, सलाम है आप लोगों को, सलाम है तुम लोगों को। खबर मैं अखबार पढ़ता हूँ ना, मेरा दिल चाहता है हर खबर पे सलाम है भाई। अच्छा, आज किस खबर पे सलाम? बहुत सारी खबरें हैं भाई, बहुत सारी खबरें हैं इसके अंदर। हाँ, बड़ा सलाम बताए ना, बड़ा सलाम। बड़ा सलाम बड़ी खबर पे आ जाते हैं कि पहली हेडलाइन क्या है? 7 नवंबर तक इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख देकर खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं। इन तीनों को सलाम है। हाँ, ये वो है बिल्कुल। यार मैं कहाँ जाके अपना सर मारूं, कहाँ जाके मैं अपना सर मारूं? किसी को नहीं पता कब इलेक्शन करवाने। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल साइड पे खड़ा हुआ था, नहीं जी नहीं करवाने, नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। उस वक्त कहाँ थे? सो रहे थे जस्टिस साहब। अच्छा, फिर मैं वो बोलूंगा सो रहे थे तो फिर वो खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो मैं तो कहूंगा भाई फासला है सर मेरे और इसके दरमियान, फासला है। मैं सॉरी भाई, गलती तौबा हो गई, मैं ऐसे करके भी कर लूं है। ये मतलब यार रोज की तारीखें आप दे रहे हैं, रोज आप कह रहे हैं कि ये तारीख गलत है, वो तारीख सही है, ये तारीख गलत है, वो तारीख नहीं, बल्कि मैं यूं करके कह दूं ये बात। रोज आप कहते हैं भाई कि एक तारीख सही है, तारीख गलत है, तारीख सही है, तारीख गलत है। सर एक फैसला कर ले, खुदारा आया, खुदारा ऐसे तो ना करे ना। मतलब पता ही नहीं है आज तक किसको कि कब इलेक्शन करवाने और कब नहीं करवाने। हर आदमी अपनी तरफ से तारीखें दे रहे हैं। सबको पता है कि 90 दिन में होने या 60 दिन में होने, जो भी असेंबली के डिसॉल्व होने का मामला है, लेकिन नहीं, हर आदमी अपनी मंतक चला रहा है। और उसके बाद जो है वो आखिर में वो कानून कहता है भाई तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन खैर बहरहाल, लेकिन बहरहाल अवैस, इस बात पे तो अब अतर मिनल्ला साहब का नोटिस हो गया है। अब इस पे तो उन्होंने ले लिया नोटिस, और जाहिर है उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब थे, तो इलेक्शन कमीशन ने तो कहा ना मैं करवा ही नहीं सकता, खत्म नहीं, वो जो 90 दिन वाली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात है, उस पे अब इन्होंने लिया नोटिस 90 दिन। भाई मेरी तरफ से तो तौबा है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैं बस क्या बोलूँ मैं। सलाम है भाई, सलाम है, सलाम है, ठीक है। अच्छा, ये एक खबर हो गई। ये तो काफी डिस्टर्बिंग खबर थी। मैं डिस्टर्ब हो गया इसको देख के। मैं तो वोट डालने के चक्कर में भाई, अब चलो खुदा खुदा करके कुछ हुआ यार, कहीं किसी तरीके की तारीख आई। अभी तो ये तो 7 नवंबर वाला था, अभी तो 8 फरवरी वाला जो है वो। हाँ, तो सब यही मियाँ साहब के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है कि भाई मियाँ साहब यहाँ रहते हैं कि नहीं। कल तो मैं एक टीवी पे सुन रही थी, मियाँ साहब, मियाँ दिनारे वजन के बस नहीं, वो कोई कह रहा था टीवी पे, बड़ा मोतबर एक सहाफी से वो कह रहा था, एनालिस्ट, के शायद मियाँ साहब वापस जाने का कुछ सोच रहे हैं। नहीं ऐसे साफ कहाँ से भाई, तो अब इस किस्म की खबर थी। होती बात है। चलो खैर, असल खबर जो है ना, वो बेसिक जो खबर है वो ये है कि जंगबंदी आज शुरू हो जाएगी। आज से शुरू होगी। अब जंगबंदी क्या, वो जो आर्जी इसमें वक्फा जो लिया गया है, 4 दिन का वक्फा होगा आज, यानी कि जुम्मे के दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सीज़ फायर का आगाज़ होगा। तो अल्लाह करे ये सीज़ फायर अब बस कभी भी जो है वो ये सीज़ फायर ख़त्म ना हो, और इसी तरीके से जो है वो बस जंग ना हो किसी भी तरीके से। ये दुआ है। कल मैंने वो एक वीडियो देखी, मेरा तो लरस जाना जिसको कहते हैं ना, तकलीफ से और दुख से। एक बाप ने अपनी बच्ची को उठाया हुआ था, 2 उस बच्ची ने पोनियाँ बनाई हुई थी, और वो बाप इतने हौसले में, इत्मीनान से, तसल्ली से, खैर दिल पे तो उसके क्या गुजर रही है हम क्या जाने, लेकिन उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाया हुआ था। वो पे उसकी आंखें खोल के आंखों को चूम रहा है, फिर आंख खोल के देखता है। फौत हो गई थी वो बच्ची, शहीद हो गई थी, और फिर उसको वो लिटाता है, फिर वो उसको रैप करते हैं और ज़ाहिर है कफन पहनाते हैं, और फिर मतलब वो फिर साथ उसने अपना बेटा भी उसके लिटाया हुआ था। दोनों बच्चे उसके, अगर 2 ही थे तो वो दोनों शहीद हो गए, और दोनों को वो तैयार करता है दफनाने के लिए। और मतलब लेकिन जिस
प्यार से वो बच्ची को उसको प्यार कर रहा था और उसकी आंखें खोल के और उसकी मतलब चेहरे को हाथ लगा रहा था, वो अगर कोई बाप या माँ देखकर उनको तकलीफ ना हो, दिल में ऐसा एहसास ना हो कि वो जिंदा खुद क्यों जिंदा हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इंसान एहसासात से आरी हो चुका है अब इस दुनिया में। किसी किस्म की कोई चीज़ उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, कोई चीज़ उसको बेसिकली हिला नहीं सकती। तो हार्टलेस जिसको कहते हैं, वो हार्टलेसनेस इस पर हम मज़ीद बात करेंगे आगे। 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं। गजा में आर्जी जंगबंदी का आगाज आज से होगा, कतर का ऐलान। जंगबंदी से वाले इसराइल दरिंदगी की इंतहा को पहुंच गया। गजा पर वहशियाना हमले, जंगी तैयारों से बमबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। स्मोक के बायस पंजाब के मखसूस अजला में जुम्मा हफ्ता तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। बिलावल सिर्फ मुझे नहीं सबको बाबे कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी। 2017 के बाद आने वाली हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया, नवाज शरीफ। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त है, वजीर खजाना। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 1.52 रुपये फी यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी। सऊदी अरब में बिच्छू की नई नस्ल दरियाफ्त कर ली गई। सऊदी अरब में बिच्छू की 34 इकसाम रजिस्टर हैं। सबको हंसाने वाले इस्माइल तारा की आज पहली बरसी। 80 की दिहाई में 50-50 ने इस्माइल तारा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और सबसे बड़ी न्यूज़ जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज 24 नवंबर सुबह 7 बजे यानी कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से होगा जी सीज़ फायर का आगाज़। और कतर की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कल ऐलान किया था। और कतरी वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं मजीद अल अंसारी, उन्होंने ये बताया कि जी आर्जी जंगबंदी के बाद गजा के वक्त के मुताबिक 4 बजे से पहले यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे 3 घंटे का बेसिकली फ़र्क है वहाँ से हमारा, तो उस वक्त तक हमास के पास मौजूद जो 13 इसराइली यरगमालियों हैं उनका जो पहला ग्रुप है उसको रिहा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जी एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले यरगमालियों को इकट्ठे रिहा किया जाएगा और रोज़ाना की बुनियाद पर फिर यरगमाली रिहा होते रहेंगे और 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। और दोहा में ये सारा सिलसिला जो है वो होता रहा। तनाज़ा के बाद जो सारा जो एक तरीके से डिस्कशन जो थी वो होती रही और पॉजिटिव रहा ये मामला। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इसराइली यरगमालियों को गजा से बाहर ले जाने वाले रूट के बारे में सिक्योरिटी वजूहात की बायस अभी बता नहीं सकते, लेकिन बेसिकली मकसद उनका ये है कि यरगमालियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रहे। और अब तवज्जो इस बात की पर है कि ये पूरा जो काम है ये महफूज तरीके से हो। हिलाल अहमर और जो भी सारे इसमें जो इन्वॉल्व हैं इदारे वो सब इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। और लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद उन्होंने नहीं बताई कि वो कितने रिहा किए जाएंगे, लेकिन उनको यकीन है कि जी इसराइल की जानिब से भी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अच्छा, कल वाली खबर में तो वैसे 150 लिखा हुआ था। बिल्कुल, लेकिन ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये अभी पता नहीं है कि वो कितने रिहा करेंगे, लेकिन कल तक जो बमबारी कर रहा था इसराइल, सीज़ फायर का ऐलान होने के बाद इंसान कहता है ना कि चलो ठीक है यार रुक जाओ, अब तो सीज़ फायर होना ही वाला है। लेकिन इसराइल का मामला ये था कि वो कहता था कि चलो सीज़ फायर होना है ना, उससे पहले जितने मार सकते हो मार दो। ये हरकत थी और शदीद बमबारी हुई है, शदीद शेलिंग हुई है। 15,000 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं कुल। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, लेकिन बहरहाल कम से कम हमारे आर्टिस्ट जो हैं उसमें उनमें ये एहसास ज़रूर है कि वो फ़लस्तीन के हवाले से फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ और उनकी जो भी ये जिस किस्म की बारबेरिज़म जो इसराइल ने शुरू किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। अब एक और प्लेटफॉर्म है डायाफा अवार्ड्स, DIAFA, जो कि है बेसिकली डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड्स। और इसमें हमारे पाकिस्तान के जो मारूफ गुलकार हैं अली ज़फ़र, उन्होंने एक स्टैंड लिया है। और ज़ाहिर है वो हम उनकी ट्वीट से तो वाकिफ़ ही हैं फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन उन्होंने इस अवार्ड फंक्शन में, अवार्ड सेरेमनी में एक स्टैंड लिया है जो कि दुबई में हुआ और उनको अवार्ड मिला बेसिकली बेस्ट सिंगर का। बड़ी तकरीर थी और बड़ी तकरीर एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे थी और वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए था कि यहाँ पर मुताद्दिद ममालिक के आर्टिस्ट आए हुए थे ऐसे जिनको के इस अवार्ड सेरेमनी में नवाजा गया अवार्ड से। मिसाल के तौर पर भारत से आए हुए थे, अमरीका से आए हुए थे, लेबनान से आए हुए थे, बरतानिया से आए हुए थे। तो कई ऐसे आर्टिस्ट थे जो इन सारे ममालिक से आए हुए थे जिनको अवार्ड्स भी मिले और उनके सामने अली ज़फ़र ने ये सारी बात की। एक और अवार्ड जो है वो स्कॉटलैंड
स्कॉटलैंड में हुए फिल्म और ड्रामा अवार्ड्स की तकरीर थी, वहां पर जो है बीबीसी की हरकतों पर बड़ा संगीन एतराज उठा रहे हैं लोग। बीबीसी ने क्या काम किया है, बहुत सारी शख्सियात ने फ़लस्तीनियों के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया जब वो तकरीर करने के लिए आते हैं। तो उसके बाद जब तकरीब को आई प्लेयर पर आवाम के लिए पेश किया गया तो बीबीसी ने इन तमाम शख्सियात की फ़लस्तीन के साथ हिमायत के अल्फाज गायब कर दिए, सेंसर कर दिए। ये किस तरह की बातें हो रही हैं भाई? ये कौन सा इदारा है ये बीबीसी, जिसको सुन सुन के हम जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए लोग, के जवान हो गए। बीबीसी तो वो इदारा था जिससे लाखों सहाफियों ने सहाफत सीखी। जी, ये सीखो सहाफत। अब जो बीबीसी वालों, अब सीखो, अब बीबीसी वालों जरा बताओ आपका इदारा जो है वो क्या कर रहा है ये, और किस तरीके से ये मामला जो है वो दुनिया के सामने लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बीबीसी कह रहा है नहीं मैं ये नहीं। क्यों भाई, तुम होते कौन हो कि लोगों की बातों को सेंसर करो? हालांकि बीबीसी की अगर तुम्हें दिखाना है तो पूरा प्रोग्राम दिखाओ, और यही फ़लस्तीन वाली तुम्हें मौत पड़ती है और तुम इसको सेंसर कर देते हो। इसराइल के हामी हैं ये सारे, खुलेआम ये इसराइल के हामी हैं और सारी दुनिया देख रही है। ऐसा ही जितने भी बेहतरीन शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन कैटेगरी में अवार्ड लेने वाली खातून है जी एलिथ मेनरो, उसने अपनी तकरीर में मेहमानों से दरख्वास्त की कि वो इसराइली बमबारी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। काट दिया बीबीसी ने भाई, ठीक है। अच्छा, और सोशल मीडिया पर बहरहाल पे बड़ी उसके ऊपर तनकीद हुई है जी, लोगों ने बड़ा तनकीद किया है कि आप क्या कर रहे हैं, ये बीबीसी इस तरह क्यों सेंसर कर रहा है चीज़ों को। और अगर बात करनी है आपने फ्रीडम ऑफ चॉइस की या फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो लोग तो अपनी बात करेंगे, अवार्ड लेने के लिए आए, उन्होंने अपना कहना है, सारा जो ओपिनियन है वो देना है। फिर जब ये होता है तो फिर लोग सड़कों पर बाहर निकलते हैं। वो सारा जो थैंक्स गिविंग का सिलसिला था, उधर परेड हुई, थैंक्स गिविंग की परेड के अंदर फिर लोग निकल आए और उन्होंने फिर मुजाहरा किया, थैंक्स गिविंग की परेड रोक दी। आई विल नॉट सेलिब्रेट द जेनोसाइड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन, और फेक ब्लड उन्होंने लगाया हुआ था, फ्री पैलेस्टाइन के वो नारे लगा रहे थे। और पूरा जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो ये परेड थी सारी, वो रोक दी उन्होंने और उसको डिसरप्ट किया और बताया कि भाई यहाँ पर खुशी मनाने की क्या चीज़ है जब लोग इतने मर रहे हैं। और फिर 2 लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए, अमेरिका की पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये फिर लोग बाहर निकल के आते हैं और ये हैं सच्चे लोग जिनको एक कॉज का और एक इशू का पता है और ये नहीं डरते, दिल से इनकी आवाजें निकलती। बेसिकली एहसास वाले लोग हैं, एहसास होना चाहिए किसी भी चीज का, किसी सही या गलत का एहसास होना चाहिए। यही एक इंसान की या कौम की पहचान होती है। इंसान का तो बेसिक जो क्वालिटी है वो दर्द दिल है। दर्द दिल है, बिल्कुल दर्द दिल है और अकल और शऊर है। मतलब अशरफुल मखलूकात तो उसको ऐसे नहीं ना कहते, वो इसीलिए कहते हैं कि वो सही और गलत जानता है। और वो जानते हुए अगर गलत को चुनता है तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि कैसा होगा वो इंसान। अच्छा, तो हम आपको वो फ़लस्तीन की वीडियो भी दिखाते हैं कि जिनमें अभी तक दर्द दिल नहीं आया, तो क्या पता शायद उनके दिल में कोई हलचल पैदा हो, कोई धड़कन उनकी रुके। ये वीडियो आप देखें, वो जो बच्ची और बाप का मैं आपको सुना रही थी अभी प्रोग्राम के आगाज में, कि वो इतनी तकलीफदेह वीडियो है कि इंसान सोचता है कि है। कल मैं एक और वीडियो देख रहा था, वो बाप अपनी बच्ची की, छोटी सी बच्ची की जो जश्न खाकी जो है उसने उठाया हुआ था और आंसू तो खैर निकल रहे थे उसके, लेकिन वो बच्ची उसके हाथ में थी और उसने कहा कि मैं आखिरी मर्तबा अपनी बच्ची के साथ एक तस्वीर खींच सेल्फी बना रहा था। ये वही वीडियो थी जिसमें वो कह रहा था कि मेरा नबी को पैगाम देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप पर मेरी जान कुर्बानी। ये वाला तो नहीं था, गालिबन शायद कोई और वीडियो थी ये। लेकिन ये कि बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं कि जो कि आप सब देखते हैं और आपका दिल दहल जाता है। बिल्कुल, ये देखें। अच्छा, ये बाद में फील हुआ कि वो बच्ची जो है वो शहीद हो चुकी है। शुरू में लग रहा था कि शायद वो बेहोश है जख्म से या लेकिन वो जिंदा है, ऐसा लग रहा था ये वीडियो देखते हुए। फिर बाद में जब बाप ने उसको कफन में लपेटा तो फिर एहसास हुआ कि ये तो नहीं बच सकी है। और ये बाप भी इतने हौसले में, आप देखें इस बाप ने उसको प्यार से उठाया हुआ है, फिर उसको लिटाता है, फिर उसको कफन में लपेटता है, साथ उसका दूसरा बेटा पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी पड़ी है। और जिसको हम मतलब इस नस्लें तबाह कर दी इस जेनोसाइड ने, कत्लेआम जो हो रहा है इसराइल की तरफ से। मासूम बच्चे जो कुछ सोचते होंगे कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, सोचते होंगे भाई हम खेलेंगे, हम फलां जगह जाके अपनी छुट्टियां मनाएंगे, स्कूल जाएंगे, दोस्त बनाएंगे, वो तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो गए। मतलब खानदान के खानदान, नस्लें, वही आपकी वाली बात, नस्लें तबाह हो गई। अब ये देखें, ये वो बाप है, क्या हौसला होगा इस बाप का कि दोनों बच्चे जी। और मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं और बस देखते रहिए, याद रखें, अपनी आवाज़ उठाते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, जिस भी अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। उठाते रहें।
वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद जी। हाँ जी, अच्छा जी। बताइए क्या खबर है। एक तो T20 के हवाले से खबर आई है और क्या वो खबर इस T20 तरह से खबर आ आई है गई? कि पाकिस्तान 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीतेगा। ये किसने है, क्या बात कर रही हैं आप? पहले से फिक्स मैं- हो गया क्या मैच? मैं नहीं कह रही, नहीं बात भाई नहीं हो गई। इलेक्शन नहीं है, मैच है ये। बात नहीं हो गई, मैं यही ये बता नहीं रही होता, हूँ। बात हमारी नहीं बात हो गई है, ये मैच जीत जाए, ऐसा नहीं होता इसमें। साबिक इंग्लिश इसमें कप्तान खेलती है टीमें। देखो इंडिया के बारे में सब कह रहे थे जीतेगा, खरीद लिया उसने, कुछ नहीं था ऐसा। हाँ, ये वो खरीद किया, कोशिश बड़ी की उन्होंने खरीदने की, वो हो ना सका। किसने कह दिया? लेकिन ये बात जो है कि साबिक इंग्लिश कप्तान है, उनकी ये पेशगोई है कि कौन? पाकिस्तान जो है माइकल वॉन ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान अगले साल चाचा सानू खेलन दो यार, क्रिकेट खेलन दो, पहले जीतेगा वो हारेगा, वो उधर से आके वो इतना जीतेगा। ऊपर बिठा ओ देते हैं, भाई बंदा खेलने कहता है दो। वाकई ऐसा ही है, ऐसा ही है। तौबा करो यार। हाँ, तो सोशल मीडिया पर जो क्लब प्रेरिफायर है, जो जिसको हम कहते हैं कि मतलब उनका अकाउंट है ये। हाँ। और वहां से साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट और साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, वो जो लाइव एक सेशंस नहीं होते, क्रिकेट के पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो उनको ये ख्याल आया कि इस पे भी बात कर लें। अच्छा, इस अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था ये सारा। और पाकिस्तानी क्रिकेट को इस वक्त अफरा तफरी का सामना है, मतलब शदीद उखाड़ पछाड़ ढस और क्या? ढूस चल रही उसमें ये कह रहे हैं है। जीत ऊपर से जाएगा। ये कह रहे हैं जीत जाएगा। सही है, अल्लाह करे ऐसा हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना हो पाकिस्तान। ये लोग इस किस्म की बातें करते हैं, वाहियात फिर उसके बाद गड़बड़ होती है। पेशगोइयां करते हैं, इसलिए हम नहीं जीतते। ये वो पिछली दफा भी कह सेमीफाइनल रहे में थे। पहुंचेंगे, हाँ, सेमीफाइनल में सेमीफाइनल पहुंचेंगे। 4 में टीम होगी, हर कप्तान बड़ा कह रहा है, दुनिया का बड़ी बड़ी टीमों के कप्तान हाँ। कह रहे हैं पाकिस्तान इज गोइंग टू बी इन द फाइनल 4। और फिर क्या हुआ, हमें पता है कि वर्ल्ड कप ये में क्या जून में हुआ। होने वाला है अभी ये 2024 में 24 में, वेस्ट बिल्कुल। इंडीज और अमेरिका में, बस थोड़ा सा टाइम रह गया निकलने की करें। निकले हाँ। आप और मैं तो वैसे ही निकलने की करें। अच्छा, एक शख्स जो है उसने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया भाई, कवाली नाइट की वीडियो आई है, देखी आपने? नहीं किसकी? ओहो, इमामुल हक की शादी की तकरीबात भाई, दबादब कवाली जबरदस्त चल रही, माहौल बना हुआ था। और वीडियोस आप देखें, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वहां पर मौजूद थे। अच्छा। और सब एंजॉय कर रहे थे। सरफराज वहां पर मौजूद थे, वाब रियाज, बहुत सारे लोग वहां अदर पर अली शरीक वगैरह, हुए, हाँ। सब शरीक हुए। और ये 25 नवंबर को अब इनका निकाह होना है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, और दूसरी जाने फिर ये फ़हीम अशरफ है। हाँ, वो भी उनकी उधर से मेहंदी की तैयार है, तकरीब, बिल्कुल। वहाँ भी बड़ा एक रंग जमा थे। तो ये फैसला कैसे किया होगा कि कौन कौन इमाम की तरफ जाएगा और कौन कौन फहीम अशरफ की तरफ जाएगा? पुगम करके। पुगम आती है करना आपको? हाँ, तो पुगम कर ली भाई, इससे अब क्या करें, ये तो हमें क्या पता भाई किस तरीके से जो है वो करेंगे। लेकिन बहरहाल ये तो अपनी शादी की खुशियां मना रहे हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत डाले इनके रिश्तों में। आमीन, और आमीन। हम टीम भी में भी वर्ल्ड बरकत कप आएगा डाले, तो हम गाएंगे टीम पिया में घर आया, पिया पिया घर घर आया, आया। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्मॉग की सूरत हाल लाहौर में खास तौर पर बद से बदतर होती चली जा रही है। दूसरी तरफ हम भारत को देखें तो वहाँ पर दिल्ली और उनके कुछ शहर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें टॉप पर आ रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो ये है। इससे निपटने के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत ने 10 जिलों की जो तालीमी इदारे हैं उनको 14 और 15 नवंबर यानी जुमा और हफ्ता बंद रखने का हुक्म सादिर कर दिया है। इतवार को तो स्कूल वैसे बंद रहेंगे। और तो आज है, आज छुट्टी है बच्चों की, आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। शाबाश। और इसके अलावा इन जिलों में मार्केट्स, जिम्स, दुकानें, सिनेमा वगैरह जो भी है वो सारे भी बंद होंगे। दोपहर 3 बजे से पहले नहीं खुल सकेंगे। इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला डिवीजन में भी मजीद एहतियाती तदाबीर जो है वो की जाएंगी। और लाहौर की अगर हम मजीद बात करें तो लाहौर इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्मॉग का शिकार है और पता नहीं अभी कैसे हल होगा। सख्त स्ट्रिक्ट एक्शंस करने की ज़रूरत है वैसे तो। अच्छा, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बाउद्दीन में भी ये पाबंदियां लागू होंगी। और कल एक और चीज़ भी सामने आई, इंटरेस्टिंग खबर थी, वो भी मैंने कुछ चैनल्स को रिपोर्ट करते हुए देखी। अब एग्जैक्टली ये सच है या झूठ है या फेक न्यूज़ है, क्या है, ये तो अब हमारे हुकूमत आके तरदीद करे। मोहसिन नकवी साहब ने बात की है कि लाहौर के हवाले से जो स्मॉग का मामला है उसमें माल रोड पर साइकिलें चला करेंगी, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अरे जबरदस्त हो जाएगा अगर ये हो जाएगा ना, तो ये बंदा ही ये काम कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, ये जितनी एनर्जी से काम करते हैं ना, जितने एक्शन में है मोहसिन नकवी साहब, ये ऐसा ही बंदा अनऑर्थोडॉक्स काम कर सकता है और अलग काम कर लाहौर सकता के है। माल रोड पे सिर्फ साइकिलें ऐसा ही करो, कर दो। मैं तो कह रहा हूँ वाकई भाई, ये मोहसिन साहब कर दें। तो ये है, अब इसकी तरदीद करें या वो सब बताएं, तौसीह करें, नहीं, अल्लाह करे यही करें या तरदीद करें कि ये सच है। खबर वाकई सही रिपोर्ट हुई है आपके बारे में। साइकिल वालों की चांदी हो जाएगी। बहरहाल
साइकिल वाले तो, लेकिन एलीट क्या करेगी, लाहौर की अशराफिया क्या करेगी? साइकिल चलाए, अच्छी वाली साइकिल चलाए, ₹1,00,000 वाली साइकिल चलाए। चलो। चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे। जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। Welcome back, Ji. We have one of the very popular journalists. He is in Pakistan for the last 6 years, and he is a journalist for the last 20 years covering this region, yani ke Asia region. We have Bakar Atyani, who is heading the Independent Urdu these days in Pakistan. But the main thing is that he is a journalist and he has transitioned into self-defense trainer or instructor. Why a journalist ended up being How did a this self-defense trainer or instructor? This is what we are going to learn. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hi Shifa. Hi Wais. Thank you, Bakir, for Thanks giving for us your having time. me. Yeah. Thank you. So the basic question: why would a journalist become a self-defense trainer? Well, it's a passion, to be honest. Since I was little or a kid, I was doing martial arts, self-defense. But the transition towards becoming more professional or to become an instructor happened after an unfortunate incident with me in the Philippines back in 2012 when I was kidnapped for almost a year and a half in the hands of one of the militant groups. So after that, I thought I need really to equip myself very well, and I need really to be professional in terms of self-defense. And so I enrolled in one of the self-defense systems that's called Krav Maga, which is one of the deadliest self-defense systems, in fact. And it's not even been classified as a martial art because no rules in that system. So I've been doing it for now a few years, and now I'm an instructor. So the other training people also? Yes, I do sometimes here in Islamabad and other countries. So I thought also this, as a journalist, I want also my colleagues, my fellow journalists, also to learn it, because I also try to I've worked in hostile environment and war zones, but I thought this should be an addition to every journalist to learn in order to be able to defend themselves whenever they are in any So let's start situation. the session. Maybe you can teach us a few things. All right. Yes. Okay. And we have a So we have a volunteer, or should I be the volunteer? Well, I would love ways to If you say, then I'll be the volunteer. Okay, let's start then. So I'm here. So as the volunteer. Right. So basically, What do I have to do? No, you don't need to do. It's basically the whole self-defense system. Or this. Okay, you can come over We to need the camera. I can capture all the right. copy. Yes. You need to always be aware of your surrounding. This is rule number one. सबसे पहली चीज Yeah. अपने इर्द गिर्द के ऊपर नजर रखनी है, ख्याल रखना है. Yeah. For example, someone can harm you. Yes. Yeah. So she can attack me. Yes. So you need to be aware of your surroundings. Yes. So we divide it in this way. You have the front sector. ठीक है. Yeah. सामने. The right sector, the left sector, and the सही. back sector. चारों So तरफ से आपने अपने आप you need to be always aware of your one. Sorry, the first rule. Yeah. The second one, try always to avoid to engage with anyone. You don't need to get into a fight. even with if anyone. Achha. he is being attacked. So that's something else. Okay. But लेकिन to खामखा begin पंगे with, ना लो. Basically, let's say do not engage in fighting with everyone. Yes. जिसको आप चाहो बस लड़ना शुरू कर दो, ये मत करो. yeah, Right. Owais is trying to engage with me. I'll tell him thank you. I'm not interested. I'll No, try. but if I'm and like I'll kind of try- charging. if he actually improve, then you need to create the distance. The distance is okay. with extend your arm. So now I've stopped him. Okay. So I create. If he wants then to engage more, then I'll try to apply more techniques in order to stop him. Like maybe I can push, Okay. for Okay. example. So this again, you are not engaging till now. You don't want really to You're get just into defending a proper yourself fight. at this- Now, if he try to get closer, so many ways. What's the best thing about this kind of martial arts? Self-defense, that you can anyone. Even you don't need to be a professional. You just need to focus on the weakness points in the body. So he's approaching. I will just immediately hit him on the face. Yeah, with palm. Just hit him here. So this is the Weak sensitive point. point. Yeah. Okay. The jaw. ये jaw. So आपका जबड़ा. this is one of the points. You can just. He can
in this case, at least I was able to push the danger, so I can leave the place. So this is just one, push. and Still, then- while leaving, I need to make sure Nobody that also else. it is safe. Now, if it is a closed quarter like this room, Yes. then you need to apply more damage to that person so you can come out. Like And if, that can like if I'm going to hit, I can also continue with that by giving him an elbow, or I can just if he uses his hand, we can just I don't know if I can just simply do like that. I can. Okay, yeah. Now you are, That's what I- now you are acting. No, Yes, I'm now not you're acting. Yeah, so this is actually a pressure point. Pressure point, This right? one. Yeah, Yes, so, yeah. yes, This is a pressure point. So there are pressure points in the body. So Okay, if so- you apply here, and you can just easily take him down, and he will be in the floor. Okay. Yes. And then you can just This is the apply more pressure technique point. in order to. So there are so many weakness points. One of the easiest way also, you can just immediately go and grab him from there. Yes. Oh, The throat. Just the throat, just to grab the throat. You go inside as much as you can. So these are few. There are. he won't die. He won't die by doing this. At least you would have this enough time to leave. Okay, That's the idea. You don't need to engage. Okay. Yes. So this You can one- hit the ear. 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 You can hit the ear. You can hit. So, I think one of the things that people should stop doing to slap on the cheek. No, slap on the ear. Stab on the ear. Yeah. So Okay. people, that person would lose balance. ये बड़ी immediately. अहम बात हाँ, है। lose ये balance, काम की बात है। बिल्कुल। अक्सर वो मैंने देखा है फिल्मों में भी I've seen Yes. that the hero he comes and slaps on the ear. Because you lose balance immediately. Balance. Yeah. कान पर Balance. थप्पड़ मारना है। Yeah. वो कहते हैं ना कान के नीचे। हाँ, डगमगा ये जाएगा है बिल्कुल। कान के नीचे वाला मामला। Yeah. Of course, the eyes is one of the techniques you can, especially for women. Okay. There are specific moves for women, self defense. You can just immediately hold the head and get your just- fingers Ooh, in, right. and the then- eyes. Yeah, then Ah. take the head. So you just try to push the fingers deep inside the eyes The and eyes. then move the head. Yes. कोई भी शख्स Yeah. आपके सामने आए बस यहाँ सर से पकड़ना है और अपने अंगूठे उसकी आंखों में दबा दें और फिर झटके से उसका सर पीछे गिरे। Anyway, so there are so many weakness points. One of I am completely weak. Yeah, I mean, I've got so many weak points. This is a weakness points also. Oh, okay. Yeah. Right. Yes. So this is good. yeah. This is also a weak point. Yeah, Yes. the back. we can the knee. Yeah, Yes. one of the techniques we teach for women that if someone gets closer Yes. and really you are not Comfortable. comfortable, you can just, especially if you are wearing these heels, you can just immediately hit him on the toes. on the हाँ, heel yeah. ये heel से देखिए, उसको ये heel से उसको वाला। दबा You दें, just पाँव। do like this. Yeah. Okay. और दबा दे उसके पाँव को। Yes. Straight Right. This is a very important. And what if quickly, what if that somebody is in control, for Yeah. example, in control of a So we, prey. we someone has call it grabbed the you. hug. We call it the beer hug. Yeah. So there are techniques for the beer hug. Yeah. For example, if I'm Well, yeah. here, So if you are okay. and like this. So this is one of the for this technique. There are I can easily hit him in the face. Okay. That's Use all. the head. Yeah. Okay, good. Or I can the first thing you need to do is just you need to go Pick him up from the- yeah. yeah. And I can take And- I can take one of his fingers. गई So there are can be hugged with both of the hands in control. The hands can be out. Can be Or if can he be the throws you on the headlock floor? in the floor. So सब करवा ले मुझ पे सब करवा so the ले ground fight has its own techniques as well. There are techniques of the ground fight, how to engage and then how to stand up in order to come out of the danger. but this So- take Yeah. only one So finger. these are because get control of that because these person. are weakness points in the body. Yes. You can just learn this anyway. Just take someone's finger and just Yes. take. He will- And not he only will- this, I can move him wherever I want now. I Right. can, he's under control now. Yes. Yeah. 100% under control. Yes, he's under control. You are a professional, Bakir. I never thought about this side of yours. We never knew. No problem. But you're as good at it as you're a journalist. Thank you very much Thank for you very much. coming Thanks, and Thank for you. Thank you giving for us these teaching us. tips and tricks. And now maybe she we will can be using these tricks. no, not on him, but on the predators. But Yeah. maybe we can have a floor and Yes, other a things proper demonstration. on somewhere outside of the studio where you are also having a greater amount of space
and we have No you know worries, no worries. we'll plan it out with you Thank you very inshallah. much. Thank you for very having much me. Baqir, Thanks a lot. for coming. Thank you. Thanks a lot. इस तरह से आप Thank अपना you. सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सहाफियों को ज्यादा ज़ाहिर है इस चीज की जरूरत पड़ती है क्योंकि पंगे भी ज्यादा रहते वो अगर हैं, बस में लेकिन जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रही हैं, रात को अकेले किसी जगह से गुजर रही हैं या जो कि बच्चे जो सुनसान है, हैं बच्चे जो हैं बिल्कुल, कि मतलब किसी ऐसे टाइम पर किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा खतरा हो सकता है, अंधेरा है, लाइट्स नहीं जी। है, शाम के वक्त आप किसी जगह से जा रहे हैं, बस स्टॉप पर अकेली खड़ी हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बैठी हैं बिल्कुल। अकेली हैं, मर्द आपके करीब आके खड़ा हो गया है या कुछ इस तरह की है, तो ये ये हील सारी वाला तो बहुत हील वाला तो है बड़ा भाई, अच्छा है, जबरदस्त है भाई, पता हील तो यूं करके फौरन- पता ही ना चले उसको, तो बिल्कुल। ऐसी उसकी हालत खराब होगी। तो ये बहुत जबरदस्त अपना चीज़ ख्याल है, सीखनी चाहिए। रखें और खुद को इस चीज में मजीद डेवलप करें, खवातीन भी, मर्द भी और बच्चे भी। और एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बुध की रात नियाग्रा फॉल्स के करीब रेनबो ब्रिज पर एक कार में धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद हलाक हुए। ये पुल अमेरिका और कनाडा के दरमियान सरहद पर वाक़ है और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो उन्होंने कार धमाके को ख़तरनाक सूरत हाल करार दिया और एक ऐनी शाहिद के मुताबिक जिस कार में आग लगी वो 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जा रही थी और तबाह होने वाली कार पुल की अमरीकी साइड पर थी जब इसमें धमाका हुआ और इस धमाके के बाद पुल हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तहकीकात शुरू हुई। FBI जो है उन्होंने क्या कहा है तहकीकात के बाद ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे कनाडा से सहाफ़ी नीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बदर साहब बताइए इस वाक़े की तफसील क्या है और फिर जब तहकीकात की गई FIA की तरफ से तो क्या चीज़ सामने आई? पहले तो अपडेट दे दूं नाजरीन के लिए कि जो रेनबो ब्रिज कई घंटों से बंद था वो ओपन हो गया है और ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ से जारी हो गई है। 4 ब्रिज बंद कर दिए गए थे इस वाक़े के बाद और अभी चारों जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की साइड पर ओपन हैं और लोग आ जा रहे हैं, कुछ हालात बेहतर हैं। वाक़या जो है बहुत ही अजीबोगरीब था, जैसे एक बॉलीवुड मूवी जैसे वीडियोस देखें तो बॉलीवुड मूवी की तरह एक गाड़ी इतनी तेज रफ्तारी से है और उसमें 2 अफराद जो मौजूद थे वो मौका पर हलाक हो गए हैं। और ये वाक़या अमेरिकन साइड पर आया है। ये जो रेनबो ब्रिज है इसके बारे में बताऊं कि ये एक टूरिस्ट हब है। कोई 6000 गाड़ियां जो हैं वो आती और जाती हैं इस ब्रिज से, चूंकि नियाग्रा फॉल्स, लोग कनाडा से नियाग्रा फॉल्स साइड पर आते हैं देखने के लिए। और एक और ऑफिशियल जख्मी हुआ था। इस वाक़े के बाद FBI के हुकाम जो है वो मौका पर पहुंच गए। कनाडा में बहुत अफरा तफरी मच गई। पार्लियामेंट का इजलास यहाँ पे हो रहा था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को उठकर कहना पड़ा कि जी बहुत डेंजरस है और हम देख रहे हैं कि ये टेररिज्म एक्ट तो नहीं है। और उधर FBI तो सिर्फ इसी मामले पर, इसी पहलू पर तफ्तीश करती रही कि ये कहीं टेरर अटैक ना हो। लेकिन अब जो है ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उसमें FBI ने क्लियर कर दिया है कि कोई एक्सप्लोसिव, कोई मटेरियल, कोई बारूदी मवाद जो है वो FBI को नहीं मिला और ये टेरर अटैक नहीं है। अब अमेरिका और कनाडा में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने बहरहाल एक सुकून का सांस तो लिया। अच्छा, और अब ये जगह जो है ये खुल गई है टूरिस्ट्स वगैरह के लिए, ब्रिज जो है वो खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए और वो सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है अब? जी ऐसे ही है। ट्रैफिक जैसे मैंने कहा कि हजारों गाड़ियां जो हैं वो दोनों तरफ आती जाती हैं और बहुत दोनों तरफ नियाग्रा फॉल के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। बल्कि ये जो ब्रिज है ये पैदल अफराद भी इसको क्रॉस कर सकते हैं, अगरचे पासपोर्ट तो चेक होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं ट्रैवल। ये तो खुद भी एक पैदल भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वॉकिंग टूरिस्ट हब है जी। और इसके ये जब ये वाकया तो मोटिवेशन क्या थी, मतलब ये रीजन, ये तो चले समझ में आ गया कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं था, लेकिन ये वाकया था क्या? मतलब बेसिकली ये कोई एक्सीडेंट था, गाड़ी की खराबी थी या गाड़ी की खराबी थी, इशू क्या था? अभी जो लास्ट टाइम वहां से अमेरिका से एक बहुत बड़ा एक ड्रग नेटवर्क जो यहाँ पर आया था, वो 900 किलो कोकीन और
जो नशावर केमिकल था वो बरामद हुआ और टोरंटो की तारीख में पहली बार $90 मिलियन वर्थ का ये की ड्रग थी ये। तो यहाँ पर जैसे लोग आते हैं तो ड्रग अच्छा। भी स्मगल होती है और कई इलीगल लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और रेफ्यूजी क्लेम करते हैं। उस साइड पे अमेरिका से ज्यादा लोग कनाडा की तरफ आते हैं। तो मुमकिन है, जो अभी तक जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये कहना है कि मुमकिन है कि जो उसमें ड्राइवर है वो इस हद तक कंफ्यूज हो गया है कि उसने इतनी ज्यादा स्पीड जो है वो उससे गाड़ी जो है पुल पे टकराई। तो ये अभी नियाग्रा जो पुलिस है, जो कि FBI का इतना केस रहा नहीं है, तो जो नियाग्रा फॉल्स है अमेरिकन पुलिस है वो इसको किसी वक्त बताएगी कि असल वाकया क्या हुआ है, क्योंकि परखचे उड़े हुए थे, सिर्फ इंजन बचा था। जो रोड थी वहां पर छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो गाड़ी के मिले हैं और अजीबोगरीब किस्म का एक मंजर जिसको हम कह सकते हैं कि वो बयान करने वाला मंजर नहीं है, चूंकि जो डेड बॉडीज भी मिली हैं वो भी बहुत मसक शुदा हैं। अभी तक उनकी शनाख्त भी जाहिर नहीं की गई। जी अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बदर मुनीर चौधरी साहब मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी कनाडा से। अच्छा, जब कनाडा जैसे मुल्क में ये मामला होता है ना तो वहाँ पर और तशवीश हो जाती है। अच्छा, दो तशवीश होती है। एक तो ये कि चलो कोई टेररिस्ट अटैक होगा, वो अल्लाह ना करे ऐसा हो। दूसरी तशवीश ये होती है कि अगर कोई मुसलमान उसके अंदर निकला तो फिर एक अलग मामला और ये स्ट्रेस आप देखें, इस कदर ये स्ट्रेस दुनिया ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है कि खामखा हमारे जहन में चीज आ जाती है, आप परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह करे, आप दुआएं करते हैं बाकायदा कि अल्लाह करे इसमें कोई मुसलमान ना निकले, कोई मुसलमान ना निकले, और फिर तीसरा ये कि अगर कोई निकल आता है तो उसको तो खैर वो टेररिज्म कह देते हैं, और अगर कोई ना हो उनका अपना हो तो कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर है। तो बायसनेस और ये एक अजीब एक दोगलापना इस दुनिया में, डबल स्टैंडर्ड जो है वो फैले हुए। लेकिन फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं क्योंकि इसमें एक ही स्टैंडर्ड है भाई, ब्रेक लेना है और लेना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इंतखाबात करीब आ रहे हैं और सियासत की गहमा गहमी इल्जामात की धुंध में बदल चुकी है। आसिफ जरदारी साहब का रवैया निस्बतन नरम है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो चुन कर नून लीग पर निशाने लगा रहे हैं और वो नवाज शरीफ को लाडला और नून लीग को महंगाई लीग करार दे रहे हैं। पुराने सियासतदानों को घर बैठने की दरखास्त भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा भाई बुजुर्गों का जो है जितना एक्सपीरियंस हमें चाहिए था उतना काफी है, आप तुसी घर बैठो। आसिफ जरदारी साहब की सोच इससे मुख्तलिफ लगती है और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि बिलावल जो है वो उन्होंने कहा बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा बिलावल 3 पी के और मैं 4 पी वाली पीपल्स पार्टी का सरबराह हूं। तो बिलावल अभी मुकम्मल ट्रेन नहीं हुए, टिकट देने का जो फैसला है वो इख्तियार जो है वो मेरा है, बिलावल को भी मैं ही टिकट दूंगा। अच्छा, ये तो बड़ी 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 खतरनाक सी बात कर दी। इस पर पीपल्स पार्टी का जो है वो हम राय जानते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा ने इस्तीफा दे दिया है, फरतुल्लाह बाबर साहब। तो ये भी चमगोइयां चल रही हैं कि यहाँ पर क्या माजरा हुआ, और फिर जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और PTI का कोई मुस्तकबिल में इत्तेहाद तो नहीं हो सकता। इसके हवाले से भी मुख्तलिफ चमगोइयां जो हैं वो चल रही हैं। हम बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी सैर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सर, सबसे पहले तो हम इसी बात पर आ जाएं कि ये जो बिलावल साहब ने सबसे पहले जो बात की कि जी बाबों को अपने घर बैठना चाहिए और बुजुर्गों का हमने जो तजर्बा लेना था ले लिया, ये क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं सर वो? देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है। चेयरमैन बिलावल नौजवान की आदत है और उन्होंने ये पहली दफ़ा बात नहीं की। उन्होंने कौमी असम्बली में भी कहा था कि अब वो माजी में जो सियासत होती रही उस अंदाज से सियासत नहीं होनी चाहिए, और उस सियासत को ख़त्म करने का आगाज़ भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने किया कि हम 90 की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया नवाज शरीफ साहब के साथ, PMLN के साथ। तो आज मुल्क की जो पॉपुलेशन का 60 to 65% जो है वो यूथ है, तो यंग क़यादत ज़रूरत है उसके लिए। और हर वक्त की जो सियासत के तकाज़े हैं वो मुख्तलिफ रहते हैं। प्री पार्टीशन सियासत के तकाज़े और थे
तो अब इस पर अमल होगा इनकी बात 50s पर? की सियासत और थी। मेरी बात तो सुन ले ज़रा, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। तो फिर आज के तकाजे ये हैं कि जी सर। नौजवान जो है वो अपना मुस्तकबिल देखना चाहता है इस मुल्क में। बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, नौजवान को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उनका फ्यूचर सिक्योर जो आज के तकाजे हैं उसके मुताबिक नौजवान क़यादत कर सकती है। और बिल्कुल एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक्सपीरियंस से बंदा लर्न भी करता है। ट्रू। तो इसमें कोई नई बात या अचंभे की बात तो नहीं की। मतलब आज की सियासत के तकाजे ये हैं कि 60 to 65% पॉपुलेशन की डिमांड्स और हैं, तो उसके मुताबिक उनको सेटिस्फाई करना है, उनको बेटर फ्यूचर देना है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो इस पे सही अमल है। होगा? मतलब ये जो बुजुर्ग जरदारी साहब सियासतदान क्या हैं वो क्या आप इस घर पेज पर बैठेंगे, हैं? अगली असेंबली में नहीं होंगे, या आप लोगों की तरफ से टिकट्स जो दिए जाएंगे वो ज़्यादातर जवानों को ज्यादा नौजवानों को दिए हाँ। जाएंगे? क्योंकि बिलावल साहब के जवाब में जो आसिफ जरदारी साहब है उन्होंने तो कह दिया कि बिलावल को भी मैं ही टिकट दूंगा जी। बिलावल अभी ट्रेंड है, वो तो खुद कह रहे हैं कि जी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो। देखिए इस पे बहुत सारे आप चैनल्स हमें सवाल कर रहे हैं कल से। बाप और बेटे का कभी कंपैरिजन हुआ? और कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। बाप होता है और बेटा कभी भी बेटा नहीं। होता है। वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी एक आम घर में भी, कॉमन घर में भी, एब्सोल्युटली। सो बाप की औलाद जवान हो जाए, लेकिन फिर भी बाप से समझता है कि मेरे लिए वो बच्चा ही है, तो इसको उस कंटेक्स्ट में ना लें। ऑब्वियसली ये जो अमल है ना, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस का, लर्निंग का, पॉलिटिक्स में बिलखुसूस ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो लर्निंग प्रोसेस में, अभी तक हम भी लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। जब नई बातें सामने आती हैं तो उसके बारे में और भी इंसान करता है, और अपने एक्सपीरियंसेस से बंदा लर्न करता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं की जरदारी साहब ने, वो बतौर वालिद बात की है उन्होंने। ठीक है, तो इसमें मतलब मैं तो सिर्फ इस वजह से डर गया यही क्योंकि जी एब्सोल्युटली मतलब इख्तिलाफ तो कोई नहीं है ना। लेकिन मैं असल में इस वजह से डर गया कि अभी आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी बिलावल साहब की ट्रेनिंग अभी जारी है, वो अभी ट्रेनिंग हो रही है उनकी, तो अगले इलेक्शन में अगर बिलावल साहब वजीर आज़म बनते हैं तो एक अंडर ट्रेनिंग वजीर आज़म होगा हमारे पास। जैसे कि हम पहले एतराज़ करते थे कि जी पंजाब का वजीर आला जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने लगाया, वो भी अंडर ट्रेनिंग था, तो हम तो तजर्बाकार बन गए हैं सर। मेरा ख्याल है आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं। जो जरदारी साहब ने बात की, आखिरी उम्र तक बंदा ट्रेनिंग लेता रहता है। जो नई डेवलपमेंट्स होती हैं दुनिया में उनको लर्न करता है और ट्रेनिंग लेता रहता है। और जो आपने बात की ना, बुज़दार का कंपैरिजन न करें मेरी क़यादत के साथ, ये तो बड़ा इंसल्टिंग है। चेयरमैन बिलावल की परफॉर्मेंस आपने बतौर फॉरेन मिनिस्टर देखी? इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं जी, इवन आप भी, बिल्कुल सही है, आप भी और आपके साथ जो कोलीग बैठी हैं ये आखिरी उम्र तक ट्रेनिंग लेती रहेंगी। जब आपने अपना कैरियर शुरू किया था तो गालिबन उस वक्त तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। एंड यू कीप ऑन गेटिंग एजुकेशन। जो नई इनोवेशंस आती हैं तो बंदा ट्रेनिंग तो लेता है अपनी फील्ड में। फौज में भी देख लें, आप आर्म फोर्सेस में देख लें, वकालत ठीक में है। देख अच्छा, लें, ट्रेनिंग से आगे बढ़ते हैं, सरप्राइज की तरफ आते हैं। मेडिसिन में देख लें। सर हाँ बिल्कुल आई एग्री, ट्रेनिंग होती रहती है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग से आगे बढ़ते हैं, सरप्राइज की तरफ आते हैं। जरदारी साहब ने कहा मैं बहुत बड़ा सरप्राइज देने लगा हूं। वो सरप्राइज जो है, क्या वो इलेक्टोरल सरप्राइज हो सकता है, कोalition पार्टनर्स का सरप्राइज हो सकता है, क्या सरप्राइज है वो? क्योंकि कुछ चमगोइयां तो ये भी चल पड़ी हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब कुछ अनकरीब, कुछ शायद वापसी का ही मूड बन जाए उनका। तो वो क्या सरप्राइज है जो जरदारी साहब देने लगे? थोड़ा सा उसको अगर आप सरप्राइज ये कि उन्होंने सरप्राइज के हवाले से बात की, उन्होंने आने वाले इंतखाबात के रिजल्ट्स की बात की है कि दैट विल बी अ सरप्राइज। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने जो शेयर है सेंट्रल पंजाब में बिल्कुल हासिल करेगी,
और नंबर ऑफ सीट्स भी के बारे में जो नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में उस हवाले से हम सरप्राइज़ देंगे बिल्कुल, कि हम समझते हैं कि इस दफ़ा ज़्यादा पजीराई मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी, उनके कैंडिडेट्स को भी, उनके मैनिफेस्टो को भी। इसलिए ये सरप्राइज़ तो बिल्कुल, क्योंकि लोग तो हमें बिल्कुल समझते थे कि सेंट्रल पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन KPK में नए पार्टनर्स आ गए। जी मेरा यही इससे अगला सवाल भी था आपसे कि लोग ये भी फिर सोचते हैं, और हाँ बिल्कुल हो रही है, मैं भी यही सोचने पर मजबूर थी कि अगर पंजाब इतना बड़ा प्रोविंस ज़ाहिर है और गवर्नमेंट्स बनाता गिराने में पंजाब का बड़ा हाथ होता है हमेशा, तो और जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे, तो बिलावल साहब को तो चाहिए था अपनी इलेक्शन कैंपेन भी पंजाब से शुरू करते। उन्होंने GB की तरफ गए और फिर हो सकता है कि आगे वो कश्मीर की तरफ जाए। पंजाब सर आखिर में क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? स्टार्ट वहाँ से नहीं होना चाहिए था आपके ख्याल में? नहीं ऑब्वियसली नहीं, बात ये नहीं थी, ये प्रायोरिटीज़ तो खैर हम क़यादत फैसला करती है ना। ये कोई और लोग तो जिनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी नहीं, फैसले वो तो नहीं करते, फैसले तो क़यादत करती है हमें कहाँ जाना है। तो फिर ये लास्ट जो हमारी CEC की मीटिंग थी अगस्त में लाहौर में, उसमें हमने फ़ैसला किया था और टास्क दिया था हमने इसकी KPK की पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस को, उनसे शेड्यूल मांगा था, उसके शेड्यूल के मुताबिक वो गए। और पंजाब में भी क्योंकि हमने अपनी तंजीम जो है 2 हिस्सों में रखी हुई है, साउथ पंजाब की और सेंट्रल पंजाब की, और ऑब्वियसली अभी अगले चंद दिनों में चेयरमैन बिलावल भी लाहौर तशरीफ़ लाएंगे और आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर आएंगे, और पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के लोगों से और साउथ पंजाब के लोगों से बिल्कुल मुलाकातें क़यादत की रहती हैं, जॉइनिंग्स भी होती हैं। तो अभी ये 30 नवंबर के बाद शेड्यूल भी इंशाल्लाह आ जाएगा, तो आप इलेक्शन कैंपेन देखेंगे कि इलेक्शन कैंपेन कैसी तेजी देखेंगे, ठीक है। तो सर ये जो एक बात अभी आप लोगों ने बात की कि हाँ जी पंजाब में भी हम अपना काम करेंगे और सरप्राइज भी देंगे, उधर सामने नून लीग तो कहते हैं जी हमारी बात हो गई है, तो बात हो गई है तो फिर सरप्राइज की क्या जरूरत होगी? फिर तो बात हो गई है, इट्स देयर राइटिंग ऑन द वॉल। पता नहीं किससे बात हुई है उनकी, और हम तो उस पर यकीन नहीं रखते कि अगर बात होगी या इक़्तिदार मिले, हम तो अवामी क़ुव्वत पे बिलीव करते हैं। तो ये अगर बात वाले जो है ना, ये फिर आते जाते रहते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क नहीं छोड़ के जाती, इसी जगह कायम रहती है। अच्छा, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, है जी, चाहे वो जेल हो या जेल से बाहर हो। सही है, सही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत भुट्टो शहीद से लेके आज तक पीपल्स पार्टी की क़यादत आवाम से रिश्ता तोड़ के कभी नहीं जाती। सब जेल में रहे। अच्छा, फिर ये बताएं सर कि अगर ऐसा है कि जाहिर है आप लोग अवामी कुव्वत पे बिलीव रखते हैं और वहाँ उस तरफ जो है वो बात होने या बात पक्की होने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी को क्या ऐसा लगता है, और आपसे मैं, जाहिर है आप सीनियर सियासतदान है, सारी खबरें आप तक भी पहुँचती हैं, लोग ये कह रहे हैं कि शायद मियाँ साहब को वापसी का रास्ता लेना पड़ जाए लंदन का। क्या आपको भी लगता है कि वो वापसी का जाने का सोचेंगे? क्योंकि अगर तो बात की गारंटी पे आए हैं तो फिर तो अगर बात खराब हो गई, रिश्ता विश्ता टूट गया, तो फिर तो वापसी ही बनती है। फिर उनके केसेस भी खुल रहे हैं अब। ये तो फिर ये तो शायद आपके पास इंफॉर्मेशन हो, मेरी क़यादत ने तो, चेयरमैन बिलावल ने तो कहा था, और जब हमने PDM की बुनियाद रखी थी तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा था मियाँ साहब से कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आएँ। अब जब उन्होंने प्लान बनाया लंदन से आने का, तो चेयरमैन बिलावल ने कहा जी हम उनको खुशामदीद कहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करें, और बाकी फैसला। सर मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रही, मैं तो डॉट कनेक्टिंग की बुनियाद पे कह रही हूँ। अगर केसेस खुल रहे हैं तो फिर कैसे ये यहाँ पर रुकेंगे? नहीं, आप स्पेकुलेट कर रही हैं ना, केसेस के खोल दिया, बंद कर दिया, लेकिन केसेस खुल ही क्यों नहीं? अच्छा, मैं आपसे सर नहीं, आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका तजर्बा क्या कहता है? Will he be staying here if the cases are again opened in courts, या वो फाइट करेंगे या चले जाएंगे? See the past record. देखा ना, किसी पर्सनालिटी के बारे में, किसी की कारकर्दगी के बारे में अगर आपने कोई बात करनी है, तो फिर आप देखते हैं कि माजी का कंडक्ट क्या, मुस्तकबिल का कंडक्ट क्या हो सकता है, तो एवेल्यूएट बंदा कर सकता है, तो वो आप खुद कर लें। बिल्कुल सही है, ठीक है, वो हम खुद कर लेंगे। अच्छा, आप फरतुल्लाह बाबर साहब पे आते हैं जी, कि ये क्या हुआ? उनका तो कंडक्ट बड़ा जबरदस्त रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बड़ा अहम रोल रहा है, अचानक क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ,
देखें जी, हमारा टेन्योर जो होता है 4 years का टेन्योर होता है फॉर ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सारी उम्र के लिए तो कोई एक ओहदे पे बैठा नहीं रहता। अभी उन्होंने रिज़ाइन किया, उसकी एज देखें कि ही इज़ 81 प्लस नाउ, तो वो पॉसिबल नहीं था उनके लिए कि सो एक्टिवली वो काम कर सकें। लेकिन उनके ज़िम्मे ह्यूमन राइट्स का सेल जो है वो उनके ज़िम्मे है, वो ह्यूमन राइट्स के सेल को लुक आफ्टर करते हैं जो पार्टी का है, और वो कंटिन्यू करेंगे और वो पार्टी में ही हैं और पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन अभी एज फैक्टर भी तो काउंट करता है ना कि 81 प्लस जब हो सही है, उनकी ट्वीटों से तो नहीं नाराजगी हुई ना कोई, फिर आप कहेंगे मैं स्पेकुलेट कर रही हूं। ऐसी बात थी, वो अभी भी नहीं, वो हमारी जमात में है, जमात के अहम रुकन है, वो कई मरतबा सेनेट के रुकन मुंतखब हुए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनका अपना एक मुकाम है। तो वो सेक्रेटरी जनरल से वो उन्होंने रिज़ाइन किया, तो फॉर द रीज़न के अब वो उतनी एक्टिवली इस को संभाल नहीं सकते। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कल जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बड़ा इंकिशाफ किया कि जी हमें पीटीआई दौर हुकूमत में 6 वजारतों की भी पेशकश हुई थी, तो ये वजारतों की पेशकश जो है वो जब हुई फिर रिजेक्ट कर दी, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो खान साहब को हटाना था वो बिल्कुल ठीक था। ये कौन सी वजारतें थी और पेशकश आई कहाँ से पेशकश आई थी? नहीं देखे जी, आप देखें ना, बात यह है कि एक इंटरव्यू प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने दिया, अब उसकी एलेबोरेशन आप मुझसे मांग रही हैं, तो उन्होंने वो हमें मिलते नहीं है ना सर, जरदारी साहब मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे सर। तो वो उन्होंने वजाहत कर दी, और मैं नहीं समझता कि उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये पुरानी बात है, अब नई बातें देखते हैं क्या होती हैं। वो पुरानी बात आई कल थी ना, तो मैंने कहा चले पूछ लिया जाए, पता चले हमें भी। लेकिन ये नहीं पता चला कि पेशकश वो आई कहाँ से थी, कौन सा मैं आपसे भी कहता हूं ना, पीटीआई का या कौन सा ऐसा रुकन था पीटीआई का। देखिए जी, वो जो आपने वो शाह महमूद साहब या कौन थे, ये नहीं समझ आया ना। देखिए जी, इसको छोड़ें ना, अब आप आगे चले कि मुस्तकबिल में क्या होगा। अब माजी को दोहराने से तो कोई फायदा नहीं। जरदारी साहब ने बता दिया कि हमें ऑफर आई तो हमने रिफ्यूज कर दी, एंड दैट इज सफिशिएंट, यू नो। वजारतों की कौन कौन सी थी वो तो पहले हम एक्सेप्ट करते, ऑफर को फिर आगे बात चलती ना। आपने स्ट्रेट अवे कहा कि नो, दैट्स ऑल। सही बात, बिल्कुल दैट्स इट, ये बात बिल्कुल सही है कि जी अब आगे की बात करनी चाहिए। और आगे तो पीटीआई वालों से कह दिया कि इलेक्शन करवाओ 20 दिन के अंदर। आपको लगता है ये 20 दिन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है 20 दिन में इलेक्शन करवा लो अपनी पार्टी के, ये कोई प्रैक्टिकल बात है? सारी की आदत जेल में, आधे से ज्यादा भागे हुए हैं, वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ। ये कैसे होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है? सही है गलत छोड़ दें। देखिए जी, बात कानून की है, प्रैक्टिकल क्या है क्या नहीं है। हर वो जमात, उसको कानून के मुताबिक ही एनलिस्टमेंट चाहिए ना, उसको कानून के मुताबिक ही इलेक्शन सिंबल चाहिए। अगर इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस के मुताबिक वो एलिजिबल नहीं है तो फिर उनको सिंबल नहीं मिलेगा। बड़े वाज़ेह कह दिया उन्होंने। हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और हर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसे अमल करना है। मतलब पीपल्स पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे ऑफिस बेरर फॉर 4 years होंगे, और हर 4 साल बाद हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के हम सबमिट करते हैं ऑफिस बेरर्स के नाम, उनको हम अपने अकाउंट्स ईयरली सबमिट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो एनलिस्टमेंट की बात है। जो जमात एनलिस्टेड नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए। और ये इनका बहुत पहले का इशू चल रहा है कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने इंतखाबात क्यों नहीं करवाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर कोई स्लैकनेस है, कोताही है, तो उसका जवाब भी वो खुद ही दें। तो आपको नहीं लगता जिम्मेदारी भी खुद ही लें, तो उसको सही होना चाहिए। अब जैसे पीपल्स पार्टी का भी निशान तलवार हो या तीर हो, पीपल्स पार्टी इज अबव तलवार या तीर ना, उसका निशान अगर कुछ भी होगा तो लोग पीपल्स पार्टी को जानते हैं, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाला उसको वोट देगा। तो आपको नहीं लगता फर्क पड़ेगा? देखिए जी, फर्क पड़ देगा, वो पार्टी खुद सोचे ना। अगर कवानीन बनाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज अबव लॉ तो कोई भी नहीं है, उसको तो अमल करना चाहिए।
पीपल्स पार्टी के पास तीर का निशान है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पास था, तो पीपल्स पार्टी उस निशान पे इंतखाब लड़ती है। सही है, और सही है। यही नून लीग ने इलेक्शन भी वैसे कमीशन खुद जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाता, हाँ। वो कहता है जी मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो उस वक्त सारे कानून एक तरफ हो जाते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? कौन कहता है मैं इलेक्शन नहीं करवाता? हेलो, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए जो किसके इलेक्शन 90 दिन के अंदर, जिस पे अब नोटिस ले लिया अथर मिनल्ला साहब ने। वो इलेक्शन सूबों का पंजाब सर में, नहीं, इलेक्शन LKP कमीशन ने में 90 दिन में नहीं करवाए ना, नहीं करवाए तो जिन्होंने अहकामात जारी किए थे वो पूछे हाँ। उनसे, जिन्होंने अहकामात जारी किए थे ना वो पूछे। हाँ, ये हाँ, बात बिल्कुल ठीक और अभी सही। ये क्योंकि नून जजमेंट लीग आ के भी गई अच्छा है, इंटर पार्टी अभी इलेक्शंस कोई नहीं हुए। ठीक है। और देखिए अभी ये रिसेंट जो जजमेंट आई है Yes. जिसमें ये तय हुआ है इलेक्शन जो है 8 फरवरी को हों, और सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी है जाके ECP ने भी और प्रेसिडेंसी ने भी मिलके उनके बिहाफ पे, और उस वर्डिक्ट को देख लें तो इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाए, ये इशूज जजमेंट में है। उन्होंने कहा लेट्स मूव फॉरवर्ड, उनको करवाना चाहिए था। और कल डिसेंटिंग नोट भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का आ गया, तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ ना लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बेसिकली तो देखा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जो वक्त पर इलेक्शन करवाने के लिए सबसे ज़्यादा बात कर रही थी, और ये क्रेडिट जाएगा जी इनको। थैंक यू जी। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासी सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। तुझे मनाऊं कि अपनी अना की बात सुनूं, तुझे मनाऊं कि अपनी अना की बात सुनूं, उलझ रहा है मेरे फैसलों का रेशम फिर। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल। परवीन शाकिर साहिबा पाकिस्तान की वो मारूफ शायरा कि जिन्होंने शायरी को एक नया रंग दिया, एक नया असलूब दिया। और ख़वातीन की अगर बात की जाए पाकिस्तान में, वो खवातीन सेंट्रिक शायरी और खवातीन के ही माइंड की या फीलिंग्स की अक्कासी बिल्कुल उनके अल्फाज में नजर आती थी। जब खवातीन रूठ गई हैं, किसी से नाराज हैं, या खवातीन ने बहुत ज्यादा किसी से जो है मोहब्बत का इज़हार कर ली है और आगे से उनको वगैरह वगैरह करना है, वगैरह वगैरह कह दिया करें आप कि तो कोई भी वगैरह वगैरह बात हो तो बस। तो वो परवीन शाकिर साहिबा ने वो एक अल्फाज दिए हैं खवातीन को मोहब्बत का इजहार करने के लिए। आज जो है वो यौम जो कहते हैं यौम पैदाइश मनाया जा रहा है परवीन शाकिर साहिबा का। उनका जन्मदिन है, उनकी हैप्पी बर्थडे मनाई जा रही है। उनकी जो सारी दुनिया में जो चाहने वाले, जो उनको पढ़ने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले आज उनको याद कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी उन्हें याद करें, लेकिन उनको याद करने का जो तरीक़ाकार है वो हमने सोचा कि जी हम पाकिस्तान की शायरी को ज़रा समझें, शायरी को भी समझें और कुछ ज़रा ये बात करें कि जी उनसे बड़ी खातून शायरा क्यों पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकी, उनकी शायरी के असलूब में ऐसी क्या ख़ास बात थी। इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है जी। इफ्तिखार आरिफ साहब पाकिस्तान के मारूफ शायर, दानिश्वर, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अगर थोड़ा सा हमारे सामने आप ज़रा अगर हमारे लिए ज़रा एक्सप्लेन कर सकें कि परवीन शाकिर साहिबा की जो शायरी है उसको किस तरह से आप इवेल्यूएट करते हैं, सुखन के किस तराजू में तोल सकते हैं, क्या मुनफरिद बात थी उनकी शायरी की? अगर आप पिछले 100 बरस की शायरी पर ऐसे ही ताराना नज़र डालें जल्दी जल्दी, तो ज़ेख़ेशीन के बाद ज़ाहिदा खान शेरवानियाँ और फिर अदा जाफरी, ज़हरा निगाह, फहमीदा रियाज, किश्वर नाहीद, शबनम शकील, यास्मीन हमीद, अज़रा अब्बास, तन्वीर अंजुम, शाहिदा हसन, इशरत आफरीन, ये तमाम ख़वातीन शायरात आपके सामने हैं। और इन सबसे मुख्तलिफ, सबसे अलग एक नाम है परवीन शाकिर का। बिल्कुल ये उर्दू शायरी की एक बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ हैं। और मैं बग़ैर किसी तफसील में जाए हुए एक बात कहता हूँ कि उर्दू गज़ल में जो हमारा सरमाया है पिछले 100 बरस में, कम शायरात ऐसी हैं जिन्होंने इस कदर क़ुव्वत के साथ शेर लिखे हैं।
जैसे परवीन ने लिखे हैं। लिरिकल क्वालिटी जो उसकी शायरी की है वो खुशबू से लेकर खुशबू और सदबर्ग और इनकार और समझिए जो माह तमाम, चारों मजमूए और मुकम्मल जो किताब है, अगर आप नज़र डालिए तो आप देखेंगे कि रोमानवी शायरी और की जो रवायत, इश्किया शायरी की जो रवायत हमारे यहाँ है, उसमें निसाई वो लहजे के एतबार से परवीन ने जो शेर लिखे हैं वो न सिर्फ ये कि उर्दू शायरी में मगर दूसरी ज़बानों की शायरी में भी बहुत कम नज़र आते हैं। उन्होंने अपना मकाम खुशबू ही से मनवा लिया था और अगर आप उस पर नज़र डालें तो कैसे कैसे अच्छे शेर आपको खुशबू में नज़र आएंगे। फिर सदबर्ग में, इनकार में सफ़र जो है वो बहुत ही मुस्तहकम और बहुत ही आगे की तरफ नज़र आता है। और यानी बाद में आने वाली शायरात जो भी हैं उनके बाद बहुत कम लोग हैं जो परवीन के असर से निकल सके हैं। जैसे हमारे यहाँ फैज़ साहब का लबो लहजा है, तो हमारे गज़ल के शुअरा आम तौर पर जो हैं वो उनके तासुर से बाहर उनके मज़ामीन का तनव्वुर, उनकी शायरी से ज़रा निकलना मुश्किल है शुरू में। बाद लोगों ने लबो लहजा बनाया है। अब परवीन का भी यही है कि जब शेर हमारी बच्चियां शुरू करती हैं, लड़कियां, तो वो परवीन से इंस्पायर होती हैं, इस्तिफादा करती हैं और ये सब का हक़ है और ये सब होता है, लेकिन बाद में अपने लिए रास्ते निकालते हैं और नए इलाक़ों की तरफ सफ़र करती हैं। परवीन एक आइकॉन की हैसियत रखती हैं बाद में आने वाले लोगों के लिए। वो बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, अंग्रेज़ी में उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल मास्टर्स किया हुआ था, फिर सिविल सर्विस में भी बहुत नुमायाँ रहीं, बाहर जाकर भी उन्होंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा और बहुत अच्छी ऑफिसर थी और बहुत कॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट। लेकिन इन तमाम इम्तियाज़ात के अलावा ये सब काबिल ज़िक्र और काबिल तहसीन हैं, मगर जो बुनियादी शनाख्त परवीन की है, कुदरत को जो मंजूर था वो हुआ। बिल्कुल और उसके रज़ा इलाही के आगे कौन पल झपक सकता है, सबको सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ सरमाया माह तमाम में मौजूद है वो परवीन को उर्दू अदब के पूरे शेरी सरमाए में एक नुमाया मकाम दिलाता है और बिलाशुबा वो अपने ज़माने भी में मुमताज़ थीं और आने वाले ज़मानों में भी उन्हें एक बहुत ही मुकम्मल शायरा के तौर पर याद रखा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपने बिल्कुल अहम बातें की कि वो अपने ज़माने में भी मुमताज़ थी और अपने बाद भी वही मुमताज़ रहीं। ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि परवीन शाकिर साहिबा के बाद इस मयार की शायरा सामने क्यों नहीं आई। अच्छा, एक तो वो लोग हैं जो इल्म और इस शोबे से, शायरी अदब से वाबस्ता होते हैं, तो वो तो बहुत सारे मुतादिद शायरों को जानते हैं, उनमें कोई छोटे शायर होते हैं, कोई बड़े शायर होते हैं। लेकिन जो आम आदमी भी है वो भी जिस तरह से परवीन शाकिर को जानता है और जो परजीराई एक आम आदमी की जो कि ताल्लुक़ नहीं रखता अदब से या शायरी से, या जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता शायरों को, उसकी ज़िंदगी में भी परवीन शाकिर साहिबा का जो किरदार है वो लोग उनको ज़्यादा पहचानते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ख़वातीन में शायरी का रुझान कम हो रहा है या इसकी वजह कुछ और है कि हमारे यहाँ परवीन शाकिर साहिबा जैसी शायरा दोबारा आ नहीं सकी? ये बात मैं समझता हूँ कि काबिल वक्त है ये कहना भी। और दूसरी बात ये है कि परवीन और तरह की शायरा थीं, जैसे फहमीदा और तरह की शायरा हैं, परवीन और तरह की शायरा हैं। बाद वालों में नसरीन अंजुम भट्टी और यास्मीन हमीद और शाहिदा हसन और इशरत आफरीन, ये सब शायरात अपने अपने तौर पर बहुत ही मुख्तलिफ शायरात हैं। उधर नसरी नज़्म में
हमारी जो अज़रा अब्बास है वो बहुत ही अच्छा शेर कहती हैं, और नसीर अंजुम भट्टी, जैसे मैंने नाम लिए, समीना राजा, ये लड़कियां, मंसूरा अहमद, यानी ये सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे शेर कहती हैं। मुकाबला इसमें हमारे यहाँ ये रविश है, ये मुनासिब शायद नहीं है, मुख्तलिफ हैं। और परवीन ज़ाहिर है कि बहुत ही तवाना शायर थी और बहुत अरसे तक उन्होंने समझिए पूरी अदबी दुनिया में अपनी तरफ मुतवज्जे रखा, और फिर उनकी नावक्त रहलत ने भी उनकी तवज्जुहात को उनकी तरफ मुनतिफ किया। मगर परवीन कमाल शायरा है और कोई उसका मुकाबला नहीं है गज़ल में, तो शायद कम ही शायरात क्या, शायर भी बहुत कम उसके मेयार तक पहुंच सके। तो अच्छा, अगर पजीराई की बात करें, ख़वातीन को शायरी के मैदान में ज़रा कम पजीराई मिलती है मर्दों के मुकाबले में? मेरे तो ख्याल में ख़वातीन को भी मर्दों की तरह से अच्छा। पजीराई मिलती है। मैंने तो नहीं देखा कि देखिए कैसे मुशायरों में भी आज भी तमाम जो ख़वातीन शेर कहने वाली हैं वो जाती हैं और उनकी बहुत पजीराई होती है। अदबी रिसालों में उनकी बहुत पजीराई होती है, संजीदा मुज़ाकरों में। और तो ख़वातीन यानी देखिए बहुत नुमायाँ हैं। अब ज़हरा आपा शेर पढ़ रही हो और अदा जाफरी अदा आपा शेर पढ़ रही होती थी, तो तमाम हम जो जूनियर शुअरा थे उनकी तरफ मुतवज्जे रहते थे। और बाद वाले शुअरा जो हैं उन्होंने बहुत, अब कौन आदमी इनकार कर सकता था, मैंने इतने नाम लिए उनकी शेरी शख्सियत से और उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों से। और अब आने वाले ज़मानों में भी देखिए कैसे अच्छी अच्छी बच्चियाँ शेर लिख रही हैं। बहुत हमारे यहाँ, जैसे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, एक बच्ची है, मुतारिफ़ तो हूँ मैं उनसे, उनका शेर पढ़ता हूँ, नज़्म की अच्छी शायरा है, सिदरा सहर इमरान, कराची में रहती हैं। यहाँ हमारी बच्ची है आफ्ताब, और ये जो एक लड़की है सीमा ज़फ़र, बहुत अच्छे शेर कहती है। जी जी जी। फरीहा नकवी बच्ची है, उधर गालिबन पेशावर में कहीं होती हैं। तो अच्छे शेर लिखने वाली लड़कियां, हमीदा शाहीन बिल्कुल बिल्कुल। यानी परवीन के बाद वालियों में यास्मीन, समीना, मंसूरा, इशरत, ये सब बहुत अच्छा, हुमैरा रहमान, नसीम सैयद, ये लड़कियां अच्छे शेर कहती हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि ख़वातीन और मर्दों की शायरी में जो चीज़ उन्हें एक दूसरे से जुदा करती है, जो मौज़ूआत होते हैं, वो है या क्या ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ? और यहाँ पर हम ये भी ऐलान कर दें कि अभी मैं यही सोच रही थी कि सर ने शेर पढ़े और वो शायरों का, शायरात का जिक्र कर रहे थे। अगर कॉल्स करके आप हमें कोई शेर सुनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर हम चला देंगे, आप भी हमें कॉल्स करके अपने पसंदीदा शायरों के शेर सुनाएं या परवीन शाकिर साहिबा के अशार सुनाएं। जी सर। देखिए, कोई दुनिया की जो अभी तक मैं ये बहुत ही हसास मौजू है, इसके बारे में बहुत से मुतज़ाद और मुतखालिफ ख़यालात हैं। मतलब मेरा ख़्याल ये है कि जो दुनिया में जो पहली बड़ी शायरा से लेकर और यानी फ़र्ज़ कीजिए यूनानी शायरा सैफ़ों से लेकर और आज तक जो मौजूदा ज़माने में जिनको बड़ी शायरा कहा जाता है, जैसे मरीना सतायवा हैं, सोवियत यूनियन में थीं, और अना अख्मतोवा और विस्लावा ज़म्बोर्स्का इधर पोलिश शुअरा में, और गैब्रिएला मिस्ट्राल हमारे लैटिन अमेरिका में, सिल्विया प्लैथ और बहुत सी शायरात, परवीन एहतसामी और फ़रोज़ात और सिमीन बेबहानी इधर,
और मीराबाई, उधर महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर आप इन सब शायरात को पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा कि यानी बाज़ तो अगर इनका पूरा गोया सामने रखें काम, तो उसमें 25% काम सिर्फ ऐसा होता है कि जो सिर्फ वही लिख सकती थी। अच्छा। यानी 25% काम ऐसा है कि जो खातून ही लिख सकती थी। मसलन माँ के जज्बे के से शायरी बिल्कुल हमारी परवीन ने भी की है, बेटे के लिए शेर लिखे हैं, इशरत बिल्कुल ने, यास्मीन ने, हमारी फहमीदा ने, क्या कमाल फहमीदा के साथ एक वाक़या हुआ, उस पर उन्होंने उनके बेटे की ना वक्त जवान बेटे की मौत पर उन्होंने एक पूरा नौहा लिखा। उर्दू शायरी में क्या, दुनिया की शायरी में कम कम ऐसी नज़में लिखी गई होंगी जैसी फहमीदा ने वो नज़म लिखी कबीर पर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ निसाई जज्बा ही उस शायरी की तख्लीक कर सकता, मगर बाज़ तो यानी मसलन कोई मुल्क में नाइंसाफ़ी हो रही हो तो उस पर औरत का रद्द अमल और मर्द का रद्द अमल भी होगा। ज़ाहिर है कि औरत माँ भी होती है और शरीक हयात भी होती है और शायद मर्द से ज़्यादा हसास होती है, तो वो उसको ज़्यादा क़ुव्वत से लिख सकती। बहुत सी जहतें ऐसी होती हैं, काम की तलाश हो रही होती है ज़िंदगी में और मसाइल होते, तो लेकिन बाज़ जज्बे वही वो लिख सकती है, ज़्यादा क़ुव्वत से लिख सकती है, वो लिखती है। सही है। ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मर्द उन जज्बों को लिखने पे कादिर नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं, ज़हूर हैं हारूनाबाद से। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब। वालेकुम सलाम जी। जी ज़हूर साहब फरमाइए जी, क्या कहेंगे परवीन शाकिर साहबा के बारे में? आपकी आवाज़ सर सही नहीं आ रही, दोबारा कहें। जी 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 जरूर सुनाएं, जरूर सुनाएं। अशकों से तर थी फूल की एक पंखड़ी, रोया कोई थाम के दामन बहार का। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। भाई ऐसा भी है जी, इन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त शायर कहे हैं जी। आपने कब पढ़ना शुरू किया, किस उम्र में पढ़ना शुरू किया परवीन शाकिर को? सर मैंने स्कूल लाइफ से पढ़ना शुरू किया जी। अच्छा, स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बात है, आपका इल्म और अदब का लेवल फिर ज्यादा है। गुड, वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त जी। ज़हूर साहब देखें, उन्होंने स्कूल से पढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल में अगर शायरी पढ़ाई जाएगी ना तो फिर देखें कि आपका इंसान। बिल्कुल। एहसन साहब भी हैं हमारे साथ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और बहुत खुशी हुई और मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे इस अहद के सबसे बड़े अजीम और नामवर शायर दानिश्वर महक़क़ मोहतरम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब को देखने सुनने का मौका मिला, वो मुझे मेरी न्याज़मंदी भी है, मुझे जानते हैं। अच्छा। मेरे वालिद मेरे वालिद और बुजुर्गों के ताल्लुक भी शेर व शायरी से रहा है और इफ्तिखार आरिफ साहब सरमाया है उनकी। हम भी बिल्कुल जी बिल्कुल। शेर सुनाएं, क्या शेर सुनाएंगे परवीन शाकिर साहबा का कुछ? परवीन शाकिर साहबा का तो फौरी तौर पे इतने मैं तेरा नाम लोग फिर भी पहचाने बहुत है, लेकिन मुझे इस वक्त एक शेर वो याद नहीं आ रहा, लेकिन फारसी शायरी के हवाले से दीगर के जो इनकी इफ्तिखार साहब का काम है और जो परवीन शाकिर साहबा का मकाम है और जो उन्होंने बयान किया उससे पूरी यादें ताज़ा हो गई। और आप जो उनकी ज़िंदगी थी आती इतनी अरसे के बाद भी वो आज दिलों में और हर जगह जिंदा हैं, खलवत में, जलवत में, महफिल में। एक शेर वैसे याद आ रहे हैं गज़ल के, हिलने लगी है आप ही जंजीर पाँव की, हिलने लगी है आप ही जंजीर पाँव की, शायद के जागने को है तकदीर पाँव की। क्या बात। गुजरा था कोई दस्ते जुनू से बरनापा, रहबर है आज तक वही तस्वीर पाऊं की, पसमानदगा। और ये शेर देखिएगा आने वाली नस्लों के लिए, पसमानदगा की रहनुमाई के वास्ते रजती है गाम गाम पे तस्वीर पाऊं की। देखा कमाल जोश
देखा कमाल जोश जुनू तुमने कदीर, टूटी पड़ी हुई है वो जंजीर पाँव की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया एहसन क्या साहब, बात है जी, बिल्कुल आपने भाई, वाह, क्या खूबसूरत भाई, देखें इतनी जबरदस्त खूबसूरत, है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। अच्छा, अल्लाह काकर साहब का फोन है भाई। काकर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी सर फरमाइए जी, क्या फरमाएंगे आप परवीन शाकिर साहिबा के बारे में? बाद मुखालिफ से न घबरा ए अकाब। वाह 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 वाह, बिल्कुल आगे जी। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल का शेर जी। बिल्कुल लेकिन वो परवीन शाकिर का हम बात कर रहे हैं। टीवी चैनल के तमाम मेंबरान को मेरे तरफ से सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम काकर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बात है। परवीन शाकिर भी जो है वो जिनको हम याद तो कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने इकबाल का शेर सुना के महफिल में शामिल होना चाहिए, महफिल में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए शायरों को सेलिब्रेट करने का टाइम है, और परवीन शाकिर साहिबा को अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिटी को भी उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे परवीन शाकिर साहिबा का जो शेर एक जहन में हमेशा रह गया, अरे नहीं भाई, होने आज हो जाए। चले ये थिर थाम के बैठे नाज़रीन, ये जो मरहला है ना इस वक्त प्रोग्राम का, बड़ा खतरनाक, ये क्लिप दूर तक जाएगा जी। मैं सच कहूंगी और हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। है वो कौन है? एंकर है कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पैट कमिंस हो सकता था, लेकिन वो चला गया वापस अपना वो लेके। हाँ, लेकिन ये कि सच कहें भाई, फिर भी हारे या जीते सच कहें, हाँ है और जीते सच कहें, बिल्कुल। और परवीन शाकिर साहिबा ने तो कहा मैं तो सच ही कहूंगी और हार जाऊंगी, और वो झूठ कह के लाजवाब कर देगा। फिर मैं चाहूंगा इफ्तिखार आरिफ साहब से भी हम कुछ परवीन शाकिर साहिबा की शायरी सुन लें। फयाज साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब सुनाइए भाई कोई शेर परवीन साहिबा का। जी सर, ये जो स्क्रीन पे शेर चल रहा है ना जी, स्क्रीन पे जी, हाँ हाँ हाँ। आंधी में आए, आंधी की जद में आए हुए फूल की तरह जी, मैं टुकड़े टुकड़े होके फिजा में बिखर गई। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब मैं चाहूंगा अगर आप भी कुछ सुनाएं हमें परवीन शाकिर साहिबा की शायरी जो आपको पसंद हो, दिल के करीब हो आपके। मैं परवीन की निस्बत से दो एक शेर उसके सुनाऊँ आपको। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, जी वाह वाह, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मैं वजह तर्क दोस्ती को सुन के मुस्कुराई तो वो हंस पड़ा जब नज़र से मुझको देखने लगा। चटक रहा है मेरी, चटक गया मेरी अंगुश्तरी कमीनम, फिर उलझ रहा है मेरी ख्वाहिशों का रेशम फिर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छे अच्छे शेर गज़ल के उन्होंने लिखे। मैं उसकी दस्तरस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रज़ा से मांगता है, मगर वो मुझे मेरी रज़ा एक ही शहर में रहते हैं और इसने दीद नहीं, यही बहुत है, एक हवा में सांस तो लेते हैं। क्या खूबसूरत मेरे छोटे से घर को ये किसकी नज़र है खुदा लग गई, कैसी कैसी दुआओं के होते हुए बद्दुआ लग गई। वाह 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 वाह, परवरदिगार आलम ने उसको दुनिया में बहुत सुरखरू रखा था। मुझे यकीन है कि हाँ भी क्या बात है, क्या बात है। परवीन शाकिर साहिबा की शायरी तो फिर परवीन शाकिर साहिबा की शायरी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद थे और वाकई हमारे इस दौर के जो दानिश्वर हैं बिल्कुल वो हैं जी। उनमें जब आप उनसे बात करते हैं तो एक तो गुफ्तगू का अंदाज और उनका आला अंदाज, ये सब हमें जो है वो नजर आता है और सीखने का मौका मिलता है। और बिल्कुल हम आखिर में मशहूर हैं इफ्तिखार आरिफ साहब के कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में की इज्जत बढ़ाई उन्होंने। एक और फनकार को हमने याद करना है, उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस्माइल तारा साहब जी। इस्माइल तारा बिल्कुल, जो कि 24 नवंबर 2022 पिछले साल उनका इंतकाल हुआ था। पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री में कॉमेडी की जब बात होती है तो इस्माइल तारा साहब हम सबको याद है। 50-50 में जो उन्होंने काम कर दिया उस जैसा काम उसके बाद नहीं हुआ है, बिल्कुल एक अलग लेवल था। और जो उनकी कॉमेडी की टाइमिंग थी ड्रामों में, फिल्मों में, भाई बहुत ही ज़बरदस्त। और हम सब उनके लिए दुआगो हैं कि जो उन्होंने हमारे दिल को खुश करने के लिए और जिस तरीके के काम उन्होंने कर दिए, ये है वो लेवल जो कि पाकिस्तान टेलीविजन ने सेट कर दिया था जी। अब इस लेवल तक पहुंचना स्टैंडर्ड्स थे, कैसे पहुंचा जाए मुझे नहीं पता। इतने बड़े स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए इन लोगों ने।
सुबह सवेरे पाकिस्तान।